हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और आज बाजार के पूरे आउटलुक के बारे में और कैसा रह सकता है कल बाजार, ये भी हम चर्चा करेंगे। सबसे खास बात जो लास्ट सेशन हमारा था जिसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी शायद बाजार में रहेगी, तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था निफ्टी के अंदर कि 18,050 एक ऐसा लेवल है जहां पर कि एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको थोड़ा सा और जो है एक्स्ट्रापोलेट करें तो 18,100 आप लगा सकते हैं। 18,077 जो है मूविंग एवरेज है 20 डेज़ का, तो वो जो लेवल्स है लगभग उसी के आसपास जो है निफ्टी क्लोज हुआ। लेकिन काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग हम इसको मानेंगे, एक एक्सेलेंट क्लोजिंग जो है हम मानेंगे इसको। लेकिन इस रैली के लिए अगर हमें 18,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो हम शायद ज़्यादा खुश होते। और क्योंकि 18,100 के बाद जो है बुल्स थोड़े एग्रेसिव हो जाते। अभी जिस लेवल्स के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है काफ़ी अच्छी है, एक्सेलेंट तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन फॉलो अप रन अप के लिए कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कल का जो दिन है वो वेट एंड वॉच है, क्योंकि अब जिन लेवल्स पर हम चार्ट को देखेंगे तो बाजार कल उन लेवल्स को टच करेगा जहाँ पर कि मंथली एक्सपायरी के अंदर बाजार जहाँ से करेक्ट हुए थे और एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो उनको कल जो है सुबह अगर हम देखें तो शायद वहाँ पर एक ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि जो सिंगापुर निफ्टी की जो इंडिकेशंस हैं वो इसी तरीके के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी आज कमजोरी के साथ ही क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी के जो आज ओपनिंग प्राइस थे वही एक हाई प्राइस थे। और बैंक निफ्टी में कमजोरी का मुख्य कारण था इंडसइंड बैंक, और वो एक सेंटिमेंटल कारण था। उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी में एक वीकनेस आई, 39,000 के नीचे भी गया, लेकिन देखिएगा वहाँ पर जो भी शॉर्ट्स थे वो सब कवर होने के लिए आ गए। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में भी नीचे से रिकवरी हुई और निफ्टी में तो देखिएगा दमदार जो है रिकवरी हुई है। और कुल मिलाकर जो शॉर्ट्स थे इंटरमीडिएट वो सब कवर हो गए। तो जनरली जब इस तरीके के छोटे शॉर्ट्स होते हैं और वो कवर होते हैं तो जनरली रैली तभी आ पाती है जब बस शॉर्ट्स जो है बिल्डअप हुए होते। तो जो शॉर्ट्स थे वो लगभग कवर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट शायद बाजार में अभी नहीं है, तो रैली कंटिन्यू करने में हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा कि रैली कंटिन्यू होती है या मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर देख सकता है। क्योंकि बाजार में जो पिछले साल रिटर्न्स आई हैं दिवाली से दिवाली भी अगर हम देखें तो अब जिस रेंज के अंदर बाजार है ये कंसोलिडेशन वाला एरिया जो है होना चाहिए। अगर कंसोलिडेट करना है बाजार को तो ऊपर से नीचे आएगा, और क्योंकि अगर हम ये माने अगर ऊपर भी जाना है तो कल का शायद बाजार इंतजार करेगा, क्योंकि परसों जो है इन्फ्लेशन के डेटा जो है यूएस के फ्रंट से आने, चाइना की फ्रंट से आने, और 12 तारीख को आईआईपी के डेटा जो है पेश किए जाएंगे। तो उन सभी पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो बाजार थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक के अंदर जो विजिल ब्लोअर की जो खबरें थी कि बैंक ने कुछ लोन्स जो हैं इस तरीके से बांटे हैं और जो एनपी हैं उनको सही तरीके से नहीं दिखाया गया है, और कुल मिलाकर उसके ऊपर जो है हालांकि एक्सप्लेनेशन इंडसइंड बैंक का आ गया, लेकिन उसके बाद भी 10% उसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। ये जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है कि जो बैंक्स हैं उनका धंधा क्या है। उनका धंधा क्या है कि डिपॉजिटर से पैसा लेना है, उधार लेना है और दूसरे लोगों को उधार बांट देना है, और कुछ पैसा आरबीआई के पास एसएलआर या सीआरआर के रूप में रखना है। तो सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास रखना है, बाकी एसएलआर का पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखते हैं। तो करीबन 20% के आसपास का पैसा जो है बैंकों के पास ब्लॉक होता है, बाकी पैसा जो डिपॉजिटर्स का वो लोन के रूप में बांट देते हैं। जनरली इस तरीके के बिजनेस में एक सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि जो बैंक्स हैं बैंक को अंदर तक जो है पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बैंकों के अंदर ऑडिट का और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो कुल मिलाकर इंडिया के अंदर बैंकों ने बहुत पैसा तबाह भी किया है और वेल्थ भी क्रिएट की है। येस बैंक इसमें एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक के सभी इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद किए, और बहुत सारे एनआरआई इन्वेस्टर्स भी येस बैंक में बहुत पैसा लगाते थे और बहुत लोगों ने येस बैंक में पैसा बर्बाद किया। रीज़न था गवर्नेंस। तो कुल मिलाकर ही जब गवर्नेंस के मुद्दे उठते हैं बैंकों के ऊपर तो ये एक चिंता का विषय जो है बनते ही हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक की सफाई आ गई, लेकिन फिर भी जो है एक जो संदेह जो है बार बार इंडसइंड बैंक पर आना जो है अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि पिछले साल भी जब मार्च के अंदर बाजार गिरे थे तो उससे 4-5 महीने पहले इंडसइंड बैंक के बारे में कुछ इसी तरीके से गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हुए थे। तब भी इंडसइंड बैंक जो है प्रीमियम वैल्यूएशंस छोड़ते हुए नीचे की तरफ करेक्ट हुआ था। मार्च में जो 2020 में करेक्शन हुई थी उसमें इंडसइंड बैंक जो है पहले ही करेक्ट हो गया था। तो कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक ने जो भारत इंक्लूजन जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वो जो है मर्ज किया था अपने बिजनेस का, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि उन्होंने कहा कि कुछ ऑटोमेटेड लोन हो गए हैं और वो जो है उन्होंने भी बात मानी है कि उसमें से 80,000 जो अकाउंट्स हैं वो ऑटोमेटेड जो है उन्होंने लोन दे दिए थे विदाउट द कंसेंट ऑफ बोरोअर। तो कुल मिला के उसमें से 20,000 से 25,000 के बीच में जो भी अकाउंट है वो एक्टिव हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडसइंड बैंक ने रेगुलेटर को इन्फॉर्म नहीं की, सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया और एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो एक डाउट तो बनता है। और जब इस तरीके से विश्वसनीय जो बैंक हैं या विश्वसनीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरीके से कोई चीज़ छुपाते हैं तो वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को पसंद तो नहीं आते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद आज जो है इस बैंक से निकल गए होंगे और जो लोग अभी प्रॉफिट बुक करने का 2-4 दिन का इंतजार कर रहे होंगे कि चलो थोड़ा और ऊपर आए और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वो भी शायद आज एग्जिट करते हुए इंडसइंड बैंक में नजर आए। और ये पूरा जो बैंकों का मामला है, जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन आरबीआई ने किए, तो बहुत सारी जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो अभी भी बैंकों में व्याप्त हैं, बस वो कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। तो वास्तव में बैंक जो है नई नई कैपिटल डाल के अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को तो इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन कुल मिला के बैंकों की सही हालत क्या है ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए जो है ऑडिट का बहुत बड़ा फंक्शन जो है बैंकों में किया जाता है। इन सब के बावजूद देखिएगा बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं और बैंकों के अंदर भी जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार जो है आती हैं। बार बार आरबीआई देखिएगा इनके ऊपर जुर्माना भी लगाता रहता है बैंकों पे, आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो ये वास्तव में एक चिंता का विषय जो है बैंकिंग स्टॉक्स में रहता है कि कुल मिलाकर जो भी पैसा है वो वास्तव में एक जगह हाथ से दूसरे हाथ में बदल जाता है और शेयर होल्डर्स जो है केवल रेगुलेशंस के ऊपर और जो ऑडिटर्स हैं या इन्हीं के ऊपर जो है विश्वास करते हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते हुए भी बैंकों के द्वारा जो है कोताही होती रहती है। जैसे इंडसइंड बैंक के मामले में देखने के लिए मिला, 1.5-2 साल पहले आपने देखा होगा, तो इसी तरीके से ऑटो लोन के मामले में एचडीएफसी बैंक के साथ भी कुछ घटनाएं थी और बहुत सारे बैंकों के साथ भी एनपीए से रिलेटेड ये इश्यूज़ रहते हैं। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर लोअर पी रेशोज मिलती हैं वर्ल्ड वाइड। हालांकि इंडिया के बैंक जो है हायर पी रेशो डिजर्व करते हैं, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होने के बावजूद भी। ये देखिएगा भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। और इवन इंडिया के जो बैंक्स हैं वो यूएस के भी बैंकों से, जो यूएस के जो दिग्गज बैंक्स हैं उनसे भी ऊपर की प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड होते हैं इंडिया के अंदर। ये सबसे खास बात है। तो कुल मिलाकर जो आज का दिन था, शायद निफ्टी आज 18,100 के भी पार हो जाता अगर इंडसइंड बैंक का आज एपिसोड नहीं हुआ होता। तो इसके बावजूद अगर हम देखें कि कैंडल्स किस तरीके की, देखिए कि निफ्टी में जिस तरीके की कैंडल बनी है, एक हैमर जो है आज सुबह हुआ और उसके बाद उसकी जो रिकवरी हुई वो काफ़ी बेहतरीन है। जब इस तरीके के पैटर्न्स बनते हैं तो एक उम्मीद की जाती है कि एक ऊपर की तरफ बाजार ओपन होंगे। तो ये जो लेवल्स हैं ये 18,150 के आसपास बनते हैं। तो जो आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं कि चार्ट के ऊपर ये जो हैमरिंग हुई थी तो हो सकता है कि यहाँ तक बाजार टच करे और जब इस लेवल्स के ऊपर जाएगा तो अगर इन लेवल के ऊपर जब अगर बाजार बंद हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्लियर कट एक बुलिश सेंटीमेंट दोबारा से तैयार हो गया है। अभी हम यही कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली है और शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी सी और एक्सटेंड होगी कल और ऊपरी लेवल्स पे दोबारा से सेलिंग का प्रेशर झेल सकती है। ये एक रेंज है जो मैंने आपके साथ बात की थी। तो 18,050 से लेकर 17,550, 17,500 की रेंज मैंने आपके साथ बात की थी। 18,050 के ऊपर आज क्लोज हो गया, हालांकि उसी के आसपास है। तो कल आपको देखना है 18,150 और 200, 18,200 आप मान सकते हैं कि इसके ऊपर अगर बाजार बंद हो गए क्लोजिंग बेसिस पे तो देखिएगा क्लियर निफ्टी एक बुल ट्रेंड में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो वहाँ पर सारे के सारे जो शॉर्ट्स हैं वो जो है स्क्वीज हो जाएंगे मुझे जो लगता है। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एफआईज हैं, उनके डेटा ये नहीं बता रहे कि शायद ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर ही बनेगा। तो सेल ऑन राइज मार्केट अभी भी हमें लगती है बैंक निफ्टी में आज भी सेल ऑन राइज मार्केट ही रही। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि आज जो है तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा थी जिसकी वजह से अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है क्लोज हो पाए। एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, टाइटन और बजाज फाइनेंस आज बुल्स ने अपने देखिएगा सारे मजबूत घोड़े उतारने की कोशिश की। और नीचे से अगर हम चर्चा करें कि जो वॉल्यूम्स हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बात करूंगा,
उन सब के बावजूद आज दो शेयर्स जो कमजोरी के साथ थे निफ्टी में, स्पेशली इंडसइंड बैंक जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, दूसरा था डीवीज लैब। तो डीवीज लैब हालांकि फार्मा में आज अच्छी तेजी थी, लेकिन कुल मिलाकर डीवीज लैब के अंदर एक अच्छी कमजोरी आज देखने के लिए मिली। एसबीआई भी रिजल्ट के बाद देखिएगा साइडवेज हो गया है। एम&एम और आईसीआई बैंक ये भी जो है नेगेटिव थे आज। कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत इंप्रेसिव थी और दोपहर 12 बजे के बाद तो एडवांसेस जो है सातवें आसमान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी रही। 977 शेयर्स आपके प्लस में थे और 862 माइनस में थे निफ्टी के अंदर। अब टाइटन आज तेजी का सितारा, इंडियन ऑयल, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिएगा मैं आपको सर चर्चा करना चाहूँगा कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक में 2 मिलियन का वॉल्यूम था, जनरली 3 से 4 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर रहता है। तो वॉल्यूम्स इतना होने के बावजूद भी 3.5% का वॉल्यूम होने के बावजूद भी 3.5% की तेजी होने के बाद भी वॉल्यूम्स नहीं था। ये मुझे डाउट क्रिएट करता है कि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आ सकती है, क्योंकि मैं बैंकिंग स्टॉक्स को क्लोजली वॉल्यूम के साथ ट्रैक करता हूँ। उसी तरीके से आप देखिएगा इंडसइंड बैंक के अंदर तो वॉल्यूम आज करीबन 3 मिलियन का वॉल्यूम होता है तो 29 मिलियन था। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो एक सीरियस इशू जो है यहाँ पर हमारे को दिखाता है। उसके बाद अगर एसबीआई की बात करें तो करीबन 28-30 मिलियन का जो है वॉल्यूम्स होता है और जहाँ पर भी सेलिंग है वहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी देखिएगा 1.36% थे और वॉल्यूम्स ज़्यादा थे। एक्सिस बैंक के अंदर भी देखिएगा नॉर्मल वॉल्यूम 11-12 मिलियंस के होते हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे और शेयर्स माइनस से बंद हुआ। इतने ही वॉल्यूम्स जो है जनरली आईसीआईसीआई बैंक में होते हैं और ये भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। और इससे भी खास जो चर्चा करूँगा मैं आपके साथ करूँगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब देखिएगा अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पर आप विशेष नज़र बनाइएगा। ये देखिएगा 0.4% की तेजी है। इसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं करीबन 6 से 7 मिलियन के बीच में रहते हैं। 2-2.5 मिलियन वॉल्यूम्स का तेज हो जाना, उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक केवल 0.4% की तेजी के साथ ही क्लोज होना। इसका मतलब ये बता रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर नीचे से बाइंग आने के बावजूद भी शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अच्छे वॉल्यूम्स बढ़ने के बावजूद भी सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल पे था और जिस शेयर्स के अंदर तेजी थी 3.5% उसमें वॉल्यूम ही नहीं आए। इसका मतलब है कि जानबूझकर जो है कोटक महिंद्रा बैंक को इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए ऊपर रखा गया। ऊपरी लेवल्स पर शायद बड़े प्लेयर्स जो है सेलिंग कर सकते हैं। इस बात के जो है आसार जो है अभी भी लगते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी सेलिंग है वो वॉल्यूम के साथ है, जहाँ पर बाइंग है वहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो है एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग 135 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ बंद हुए। ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ओपनिंग प्राइस थे 39674 और सिमिलरली यही प्राइस आज के हाई थे। इस तरीके की जब कैंडल बनती है तो एक वीक होती है और इसी वजह से आप देखिएगा कि दिन में एक वीकनेस जो है 39,000 के नीचे तक भी गई, लेकिन शाम होते होते जो है उसमें एक पुल बैक आया, क्योंकि निफ्टी में मजबूती थी तो बैंक निफ्टी को भी साथ देना पड़ा। अल्टीमेटली बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुए। इसके अंदर हमारे को वही रेंज लग रही है। आज भी मैंने बोला था आपको 39,300 के नीचे कमज़ोर होंगे, 39,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है लगातार, यानी कि नीचे जाता तो है लेकिन बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि नीचे सप्लाई तो दे के आए हैं बड़े प्लेयर्स। इसका मतलब है कि आगे चल के हफ्ते के बाद या हो सकता है कि जब वीकली एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर इतना माल दे दिया जाएगा कि 39,300 के आसपास जब आगे सप्लाई होगी और 2-3 घंटे अगर 39,300 के नीचे काम होगा तभी आप जो है 39,300 को ब्रीच होता हुआ देखेंगे, तब आप 38,600 तक भी जो है जा सकते हैं। लेकिन अभी वो कमजोरी हमें नहीं लग रही है इसमें, और 40,300 तक आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 39,300 की तरफ बाजार को मूव होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। डीआईज ने जो 1911 करोड़ की बाइंग की, 1911 करोड़ की एफआईज कह रहे हैं जी हम सेल करते जाएंगे। अगर एफआईज की सेलिंग, जैसे मैंने पिछले महीने कहा था एक्सपायरी से एक दिन पहले कि एफआईज की सेलिंग लगातार हो रही है और वीकली एक्सपायरी पे अगर यहाँ पर भी वो तब बोला था मैंने मंथली एक्सपायरी पर, अब मैं बोल रहा हूँ वीकली एक्सपायरी पर। इसका मतलब है कि बाजार के अंदर धीरे धीरे कल के माल दिया जा रहा है और वीकली एक्सपायरी में या तो बहुत बड़ी बाइंग या बहुत बड़ी सेलिंग अगर आती है, या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी एक्सपायरी में, या बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ थर्सडे को फिर माल जो है छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर माल बेचना है तो तभी माल बेचने में मज़ा आता है जब सामने बायर खड़ा हो, और ऐसा जो है अभी तक वो एफआईज के डेटा को देख के लग रहा है। अभी एफएनओ के डेटा जो है आज उपलब्ध नहीं है तो वो सूचना मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। पुट कॉल रेशियो देखिएगा निफ्टी की न्यूट्रलाइज हो गई है, तो ये 1 से ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ऊपर कल बाजार जाएगा निफ्टी के ऊपर, जब वो ओपनिंग सेशन में ऊपर खुलेगा
तो ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर्स के आसार बनते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक पुल बैक की उम्मीद है और कल ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी शायद एक मजबूती के साथ जो है कल खड़ा होता हुआ नजर आए। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं आती है, बट जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बार मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं या जो बाकी बैंकों के शेयर्स हैं, वहाँ पर इंडसइंड बैंक के एपिसोड के बाद और इस तरीके की घटनाएं गाय बगाए होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर जो रेगुलेटरी प्रोविजंस होने के बावजूद भी जो रिपोर्टिंग होती है बैंकों की, उस पर अभी भी लोग विश्वास कम करेंगे। इंडसइंड बैंक की जो आउटकम्स हैं वहाँ पर बैंकों के ऊपर विश्वास थोड़ा सा कम था, आज भी देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से आज आपने बैंक निफ्टी को कमजोरी के साथ देखा। निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के जो चेन है 18,000 जब ब्रीच हो गया तो 18,000 के अंदर जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो गए। तो 18,000 अब एक इमीडिएट बेस है बाजार के अंदर। और ऊपर की तरफ अभी 18,200 यहाँ पे अच्छी राइटिंग भी हुई है, 27,655। 18,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी चला जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। हालांकि आज भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन 18,200 के नीचे और 18,050 इस रेंज के अंदर अभी हमें लगता है कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर 18,050 के ऊपर आज बंद हुआ है, एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, तो 18,050 से लेके 18,200 की सप्लाई को अगर बाजार ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद 18,200 के ऊपर बंद होता है तो आप तेज़ी मानिए। और 18,050 के नीचे दोबारा से अगर क्लोज दे देता है तो आप ये मान के चलिएगा कि 17,600 और फिर 18,050 की रेंज दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। तो 18,050 से लेकर 18,200 एक सप्लाई जोन है, इसको जो है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक के अंदर भी डेटा इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि 39,300 जहाँ पे मैंने आपको आज भी बोला और मैं पहले भी बोल रहा था कि 39,300 शायद इतनी जल्दी से नीचे से क्लोज नहीं कर पाएंगे। और आज भी मेन फोकस यही था कि 39,300 के नीचे क्लोज होगा या नहीं होगा, तो आज भी नहीं हुए। तो इसका मतलब अभी आप इसी रेंज में रहेंगे। और 40,300 ऊपर की तरफ, हालांकि ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। 40,000 में भी 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, तो कोई बहुत कॉल राइटिंग नहीं है एग्रेसिवली। 39,500 में था 23,000 लिखे गए। और पुट राइटर्स भी कोई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो पुट राइटर्स ने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं 39,000 में। तो कुल मिला के पुट राइटर भी जो है डरे हुए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा होता है कि आपने पुट राइट कर दी और उसके बाद अचानक जो है बाजार 1,000-1,500 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि पिछले महीने जो है इस तरीके का पेन जो है देख चुके हैं कि एक ही दिन के अंदर 1,300-1,400 पॉइंट्स की मूव जो है एक्सपायरी वाले दिन आए थे, तो पुट राइटर वहाँ पे ट्रैप हो गए थे। तो पुट राइटर बड़ा सोच समझ कर जो है पुट राइटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पुट राइटिंग एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कॉल राइटर सब थोड़े से एग्रेसिव है, लेकिन ये बाजार के अंदर होता है कि जब आपको मजबूती नज़र आ रही तो तेज़ी हो जाती है, तेज़ी होती है तो मजबूती हो जाती है। जैसे आज 39,000 के नीचे जब बाजार गए तो बहुत लोगों ने सोचा कि अब तो बैंक निफ्टी कमज़ोर हो गया, और वहीं से देखिएगा बैंक निफ्टी ने बाउंस किया। तो बहुत ही क्लेवर ट्रेड है। और भी देखिएगा एल्गो ट्रेड्स के अंदर नॉर्मल जो आपके इमोशंस हैं वो काम नहीं करते। एल्गोज बड़े सावधानी के साथ जो हैं बनाए गए हुए होते हैं, और एक से एक बेहतरीन एल्गो ट्रेड्स जो हैं आपस में जो है एल्गो ट्रेड्स के ही कंपटीशन बढ़ गए हैं। तो उसके बीच में जो मशीनों वाले ट्रेड हैं, जिनको हम एल्गो ट्रेड बोल रहे हैं, जो एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेड्स हैं, तो उनसे जो आप समझ नहीं पाते हैं कि एकदम मजबूती से तेज़ी कैसे आ जाती है और तेज़ी से मजबूती कैसे आ जाती है। और अब पिछले 2-3 दिनों से, या हम ये कह सकते हैं कि पिछले एक्सपायरी के बाद, जो मंथली एक्सपायरी थी उसके बाद बाजार जो है अब बुरी तरीके से एल्गोरिथम को जो है यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रेडर्स को पैसा कमाना पड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कि जिस समय पर आपको लगता है कि बाज़ार बहुत ही मंदे हो जाएंगे, तो उस समय है बहुत सारे जो लोग हैं वो जो है पुट खरीद लेते हैं और थोड़ी देर बाद बाजार तेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस रेंज को आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी सावधानी से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे 39,300 जब तक बना रहता है तब तक कमजोरी नहीं आएगी, और आज भी 39,300 को रिस्पेक्ट किया। ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।